अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो बूमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दिस इज़ दी फिफ्थ लेक्चर। ये फिफ्थ लेक्चर है हमारा फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। एंड आज का हमारा एजेंडा होगा बेसिकली री इंजीनियरिंग के प्रोसेस मॉडल्स दो रह गए थे, आइटरेटिव एंड एवोल्यूशनरी देखेंगे। अदर मॉडल्स भी होते हैं जिसमें दो हैं, जिसमें से आज हम एक देखेंगे जो कि नाम है सोर्स कोड री इंजीनियरिंग या स्कोर रेफरेंस मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। और आज हम सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिकैप लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें अब तक देख चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्री स्ट्रेटजीज़ दैट स्पेसिफाई द बेसिक स्टेप्स ऑफ री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज़ देखी थी। री राइट, रीवर्क, रिप्लेस। हमने देखे थे कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स और उनमें लूप की रिप्रेजेंटेशन को देखा था। ये हमारा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है और ये उसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता क्या है ये जाना था हमने। फिर हमने मैप किया था इस कोड को इसके कंट्रोल फ्लो ग्राफ के ऊपर कि ये अगर इंट मेन है तो ये T0 और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रीड नंबर हो रहा है, रीड स्कैनएफ ले रहा है। तो यहाँ पे रीड नंबर हमारे पास असाइन हो रहा था तो हमने 0 से शो कर दिया। इसी तरीके से इफ़ की नोटेशन 1 थी। तो ये हमारी सिंपल क्या थी, हमारी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन थी फ्रॉम द कोड टू दी कंट्रोल फ्लो ग्राफ नोटेशन। ठीक है, और ये जो 0, 1, 2 हैं ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स के हम नोड्स बन जाएंगे। ये फिर हमने देखा था कि किस एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर कौन सी टाइप ऑफ चेंज हमें आइडियली करनी चाहिए और फिर उसमें हम री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी अपने नीड के हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। सही है। इम्प्लीमेंटेशन में री कोड, अब री राइट, रिवर्क, रिप्लेस करें। डिज़ाइन में रीडिज़ाइन, रिक्वायरमेंट्स में री स्पेसिफाई, कॉन्सेप्चुअल में रीथिंक। फिर हमने री इंजीनियरिंग प्रोसेस में देखे थे कि क्या होते हैं री इंजीनियरिंग प्रोसेस और क्यों लगाए जाते हैं। हमने देखा था कि हम 5 सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें फ़र्क क्या होगा कि किस हद तक री इंजीनियरिंग परफॉर्म की जाएगी लेगेसी सिस्टम में, और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेगेसी सिस्टम के साथ क्या होगा न्यू सिस्टम का, री इंजीनियर्ड सिस्टम का, न्यू री इंजीनियर्ड सिस्टम। तो इन दो एस्पेक्ट्स में डिफरेंस होगा तमाम प्रोसेस मॉडल्स में। हमने बिग बैंग देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि हम जो री इंजीनियर्ड सिस्टम होता है क्लाइंट को वो एकदम कुछ डेज़ और ड्यूरेशन के बाद एकदम एक साथ डिलीवर कर दिया जाता है। सिस्टम खुलता है, उसके अंदर जितने भी लूप होल्स वगैरह या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम एरियाज़ को इम्प्रूव किया जाता है, उसको पैक किया जाता है और अल्टीमेटली आफ्टर सम ड्यूरेशन एक साथ क्लाइंट को दे दिया जाता है। तो ये चीज़ थी। कभी भी री इंजीनियरिंग में हमारी ख्वाहिश ये नहीं होती कि हम स्क्रैच से हर चीज़ पूरी रीकोड करने बैठ जाएं। कम से कम रीकोड हमें कम से कम अपनी एफ़र्ट्स करते हुए एग्जिस्टिंग कोड को ही अपना बेहतर बनाना मकसद होता है री इंजीनियरिंग में। तो बिग बैंग में ये मत समझिएगा कि हमने पूरे सिस्टम को एक साथ री इंजीनियर कर दिया, नहीं। सिस्टम के प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट्स को हमने खाली री इंजीनियर किया। हमने डिसएडवांटेजेस देखे थे, एडवांटेजेस देखे थे। हमने इंक्रीमेंटल अप्रोच देखी थी, स्टेप बाय स्टेप, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, पीसेस बाय पीसेस आप क्या करेंगे, री इंजीनियर करते जाएंगे। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट री इंजीनियरिंग करते जाएंगे आप लेगेसी सिस्टम की। सही। और चाहे वो कंपोनेंट्स आप एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम में इंटीग्रेट भी करते जाएं या पैरेलल आप उनको इंटीग्रेट कराते जाएं एक अलग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्या मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है। वो इंक्रीमेंट्स डायरेक्ट भी लेगेसी सिस्टम में इंटीग्रेट हो सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, या फिर वो इंक्रीमेंट्स अपने अंदर ही एक्यूमुलेट करते करते एक पैरेलल में एक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे थे हमने, दोनों में डिफरेंस देखा था। सिमिलरली पार्शल अप्रोच देखी थी कि इसमें हमने सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक वो पार्ट जो री इंजीनियर करना और एक वो पार्ट जो री इंजीनियर नहीं करना। फिर हमने बिग बैंग या इंक्रीमेंटल अप्रोच में से कोई अप्रोच यूज़ की थी एंड देन फाइनली अपने थर्ड स्टेप में हमने उसको जोड़ दिया था, आपस में इंटीग्रेट कर दिया था, मर्ज कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है, आइटरेशन, लूप्स। ठीक है, तो द री इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अप्लाइड ऑन द सोर्स कोड ऑफ अ फ्यू प्रोसीजर्स एट अ टाइम विद ईच री इंजीनियरिंग ऑपरेशन लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। दिस प्रोसेस इज repeatedly executed on different components in different stages
ड्यूरिंग, सही है। तो आइटरेटिव अप्रोच क्या है कि हम अपने कंपोनेंट्स लेगेसी सिस्टम के अंदर अपने कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स के ऊपर उनके ऊपर हम री इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या होगी वो री इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर होगी। बेसिकली कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स या सब कंपोनेंट वाइज हम उसमें से होगी कंपोनेंट लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल 4 कंपोनेंट्स हैं और एक कंपोनेंट में मज़ीद 4 सब कंपोनेंट्स हैं, तो या तो आप उन 4 में से कोई 2 सब कंपोनेंट्स उठा लेंगे और उनको आप री इंजीनियर करेंगे, चेक करेंगे, और फिर आप उनको साथ ही आइटरेटिव अप्रोच में आप उनको साथ ही अपने एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम में इंटीग्रेट भी करेंगे और उनको चला के देखेंगे, यूज़र भी चलाएगा, फिर जो फीडबैक आएगा वो फीडबैक हमारे पास हमें पता चल रहा होगा कि क्या फ़ीडबैक आ रहा है, और इस तरह से आपका जो यूज़र होगा लेगेसी सिस्टम का वो उसको भी काम होता हुआ, री इंजीनियर होता हुआ दिख रहा होगा आपका सिस्टम। तो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल होगा, और एक कंपोनेंट या मॉड्यूल पे एक से ज़्यादा आइट्रेशन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक आइट्रेशन की एक मॉड्यूल या सब कंपोनेंट के ऊपर वो आपने इंटीग्रेट किया और आपने जब चलाया तो उसमें कुछ फ्लॉज आ रहे थे या कुछ चीज़ें मिसिंग थी या काम सही नहीं हो रहा था, तो उस मॉड्यूल या उस कंपोनेंट या उन कंपोनेंट्स के ऊपर आपने दोबारा आइट्रेशन की। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स में आइट्रेशन लगाते हुए री इंजीनियरिंग करेंगे और उनको साथ साथ ही इंटीग्रेट भी करते जाएंगे। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इंश्योर द 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स कैन को एग्जिस्ट। तो इस तरह जब लेगेसी सिस्टम में डायरेक्टली काम हो रहा होगा तो 4 किस्म के आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। वो कंपोनेंट्स होंगे कुछ जिनको री इंजीनियर नहीं करना ही नहीं है री इंजीनियर। वो कंपोनेंट्स होंगे जो कि अभी री इंजीनियर किए जा रहे हैं, जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। वो कंपोनेंट्स होंगे जो कि री इंजीनियर आप कर चुके हैं, और कुछ नए कंपोनेंट्स भी होंगे। जी, री इंजीनियरिंग है, ज़ाहिर है कुछ नए कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कोई चीज़ आपने न्यू ऐड भी की हुई हो सकती है। सही है। तो ये 4 किस्म के कंपोनेंट्स होंगे। ओल्ड कंपोनेंट्स नॉट री इंजीनियर्ड, कंपोनेंट्स करंटली बीइंग री इंजीनियर्ड, कंपोनेंट्स ऑलरेडी री इंजीनियर्ड एंड न्यू कंपोनेंट्स एडेड टू द सिस्टम। अब तक की तमाम अप्रोचेस जो री इंजीनियरिंग की हमने देखी हैं, प्रोसेस मॉडल्स देखे हैं, वो सब कंपोनेंट को लेके कंपोनेंट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। एडवांटेजेस, 2 एडवांटेजेस हैं, 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि आइटरेटिव software engineering model guarantees continued operation of the system during the execution of the re-engineering process। मतलब ये कि आपके पास सिस्टम ब्रेक नहीं होगा कभी भी। लेगेसी सिस्टम जो आपका चल रहा है उसी में ही आप इंटीग्रेट कराते जा रहे हो री इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स को, और वो आपके पास चलता रहेगा सिस्टम, आपका काम नहीं रुकेगा। दूसरा, द मेंटेनर्स एंड द यूजर्स फेमिलियरिटीज़ विद द सिस्टम आर प्रिजर्व। यस, जैसे जैसे आप इंजीनियर्ड सिस्टम को डालते जा रहे हो लेगेसी सिस्टम में, तो वैसे वैसे क्योंकि साथ साथ इस्तेमाल भी हो रहा है और मेंटेनर्स मेंटेन भी करते जा रहे हैं और यूज़र्स यूज़ भी करते जा रहे हैं, तो उनकी फेमिलियरिटी विद द री इंजीनियर्ड सिस्टम एंड एट अ होल विद द सिस्टम बरकरार रहेगी। The disadvantage of this approach is the need to keep track of 4 types of components during the re-engineering process। हाँ, अब आपको क्या होगा, री-इंजीनियरिंग के दौरान आपको वर्जन कंट्रोलिंग और जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या है और कौन से कंपोनेंट का कौन सा वर्जन है, किस वर्जन में क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब मेंटेनेंस भी ऑनगोइंग प्रोसेस होगा आपका री इंजीनियरिंग के साथ ही, तो बोथ ओल्ड एंड न्यू री इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स नीड टू बी मेंटेन्ड। हर बारी जब भी कोई री इंजीनियर होगा कंपोनेंट, तो फिर उसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी आपको आगे सिस्टम मेंटेनर्स अलग होंगे, सिस्टम री इंजीनियर करने वाले लोग अलग होंगे। तो जो आपके मेंटेनर्स होंगे उनको अलग, और न्यू और ओल्ड कंपोनेंट्स को उनको मेंटेन करना पड़ेगा अलग अलग। तो थोड़ी सी ये चीज़ क्या होगी कि उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यू कंपोनेंट की इंटरफेसिंग क्या हुई हुई है, ओल्ड कंपोनेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सही है। तो 2 एडवांटेजेस हैं और 2 डिसएडवांटेजेस हैं। अब आ जाती है एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच वाहिद अप्रोच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जिसमें आप कंपोनेंट्स के हवाले से नहीं बल्कि आप यूज़ केसेस और फंक्शनैलिटी के हिसाब से अपने सिस्टम को री इंजीनियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
in the evolutionary approach components of the original system are substituted with re-engineered components। सही है, आप components को re-engineer करते हैं और substitute कराते हैं original system के components को। existing components are grouped by functions, मतलब grouped by use cases and re-engineered into new components। यूज़ केसेस के हवाले से आप अपने कंपोनेंट्स को ग्रुप करते हैं और फिर उनको आप नए कंपोनेंट की शक्ल दे देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फोकस देयर री-इंजीनियरिंग एफर्ट ऑन आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ दोज कंपोनेंट्स विद इन द करंट सिस्टम। अब आप लोकेशन से कंपोनेंट्स नहीं उठाते, अब आप यूज़ केस से और उनकी टोटल आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के हवाले से हिसाब से आप उससे मुंसलिक रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उस यूज़ केस के, आप उसको ढूंढते हो अपने सिस्टम में और उनको यकजा करके एक जगह करके उसको एक कंपोनेंट की शक्ल देने की कोशिश करते हो। एज अ रिज़ल्ट द न्यू सिस्टम इज़ बिल्ड विद फंक्शनली कोहाइसिव कंपोनेंट्स एज नीडेड। तो इससे क्या होता है, जो आपकी एक यूज़ केस की फंक्शनैलिटी बहुत सारे कंपोनेंट्स में फैली हुई थी, अब क्या होता है, अब आपके पास जो सिस्टम की शक्ल जो निकलती है वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम यकजहत फंक्शनैलिटी काम के हिसाब से यकजहत कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स की शक्ल में डेवलप होता चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे आखिर में इसकी आइडियल अप्रोच क्या होगी, अगर आपके सिस्टम के 4 मेन यूज़ केसेस हैं तो 4 मेन मॉड्यूल्स फिर बन जाएंगे आपके। लेकिन ऐसा ये बहुत आइडियल है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी मॉड्यूल में क्या पता वो मॉड्यूल सिर्फ उस यूज़ केस से जुड़ा हुआ ना हो, किसी और यूज़ केस का भी पार्ट हो, ठीक है, तो इसीलिए आप उसको फुल अलग नहीं कर सकते वहाँ से। देयर आर 2 एडवांटेजेस ऑफ द एवोल्यूशनरी अप्रोच। फिर भी आप यूज़ केसेस के हवाले से कोशिश करते हैं कि जितना एक यूज़ केस का एक कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप कि जितना बन सकता है वो आप बनाएं, ठीक है। या फिर अगर नहीं बन रहा होता या डिपेंडेंसीज़ कुछ इस तरह की होती हैं दूसरे कंपोनेंट्स की दूसरे यूज़ केसेस के साथ, तो फिर आप उस यूज़ केस को कोड लेवल के ऊपर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसका पाथ इम्प्रूव करते हैं, उसके एल्गोरिथम और स्ट्रक्चर इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसको एवोल्यूशनरी क्यों कहा गया है? इसको एवोल्यूशनरी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपका एज अ फंक्शन सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर रहा है बेस्ड अपॉन योर द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड, जो कि फंक्शनैलिटी आपका लेगेसी सिस्टम दे रहा है या आपने री इंजीनियर सिस्टम से दिलवानी है, तो उस सेंस में आपका सिस्टम क्या होता है, वो री इंजीनियर हो रहा है, एवॉल्व कर रहा है, नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, फंक्शनैलिटीज़ के सेंस में इवॉल्व हो रहा है, सही है। 2 एडवांटेजेस हैं इसके भी और 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि द रिजल्टिंग डिज़ाइन इज़ मोर कोहाइसिव, सही है। सॉलिड प्रिंसिपल्स में आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या कहता है कि एक मॉड्यूल या एक क्लास का एक ही काम होना चाहिए। तो अब एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल फॉर री इंजीनियरिंग लगाने के बाद आइडियली क्या होना चाहिए कि जो आपका डिज़ाइन रहना चाहिए सिस्टम का वो मोर कोहाइसिव होना चाहिए, मतलब उसका हर एक मॉड्यूल हर एक कंपोनेंट एक कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शनैलिटी कर रहा हो और उसी से मुंसलिक हो, एक ही यूज़ केस पे काम कर रहा हो। द स्कोप ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज़ रिड्यूस्ड। जब आपने कंपोनेंट्स को तोड़ दिया या उसमें से कंपोनेंट्स में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर दी, तो अब कंपोनेंट्स का जो स्कोप है, जो काम है, जो उनकी रसाई है पूरे सिस्टम में, वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कंपोनेंट्स का साइज़ छोटा हो जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाएंगी, ज़िम्मेदारियाँ उनकी डिवाइड हो जाएंगी आपके कंपोनेंट्स की। डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको पूरे सिस्टम को खंगालना पड़ेगा और सिमिलर और एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स आपको देखने पड़ेंगे फॉर अ स्पेसिफिक यूज़ केस। तो आपको खंगालना पड़ेगा पूरा सिस्टम टू फाइंड आउट कि अच्छा इस मॉड्यूल की ये चीज़ मेरे इस वाले यूज़ केस से जुड़ी हुई है और इस यूज़ केस में काम आ रही है, अच्छा उस मॉड्यूल की भी वो वाली चीज़, वो वाला फंक्शन मेरा इस यूज़ केस के साथ काम आ रहा है या चल रहा है, तीसरे मॉड्यूल की ये वाली चीज़ चल रही है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ऑल द फंक्शंस विद मच सिमिलैरिटीज़ एंड एसोसिएशंस मस्ट फर्स्ट बी आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द ऑपरेशनल लेगेसी सिस्टम। Next, those functions are refined as one unit in the new system
विच माइट ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और फिर क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि आप उन फंक्शंस को, उन फंक्शनैलिटीज़ को एक मॉड्यूल की शक्ल दें, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, क्योंकि बताया लेगेसी सिस्टम है। मॉड्यूल्स क्या पता जो एग्जिस्टिंग है वो किसी और चीज़ से जुड़े हुए हों और उनकी वो और चीज़ पे डिपेंडेंट हो किसी, मतलब कहने का मकसद ये कपलिंग हुई हुई हो, ठीक है। जिसको छेड़ेंगे तो मज़ीद मैस क्रिएट होगा। तो आपको सिस्टम में कम से कम रीवर्क करना है और सिस्टम को रनिंग रखना है, मतलब ताकि आपका सिस्टम एफ़र्ट कम लगे और आपका सिस्टम जल्द इवॉल्व हो जाए। तो ये हमारी एवोल्यूशनरी अप्रोच है, सही है। फंक्शनली इवॉल्व कर रहा है आपका कोड बेस्ड ऑन द री-इंजीनियरिंग एफर्ट एंड बेस्ड ऑन योर सिनेरियोज़ जो आपके यूज़ केसेस हैं, सही है। मेरा मतलब यूज़ केसेस से क्या है, एप्लीकेशन के, सॉफ्टवेयर के, सिस्टम के मेन काम रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये एक मेन काम होगा, सही है। अगर ऑर्डरिंग है तो ये जो ऑर्डरिंग वाला काम है ये एक मेन काम होगा। सिमिलरली ये हमारे पास इंक्रीमेंटल वर्सेस बिग बैंग है की तस्वीर है और ये हमारे पास पार्शल की पिक्चर है। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्स कोड री-इंजीनियरिंग रेफरेंस मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल्स हैं और ये री-इंजीनियरिंग एफर्ट के मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट भी हो सकते हैं और ये डायरेक्टली भी फॉलो हो सकते हैं। द स्कोर RM मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कॉलब्रुक, सिमेंथी एंड डाल्सन। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको प्रपोज़ किया था। ये एक पेपर में प्रपोज़ किया था जो कि एक 1980s का आई थिंक पेपर था। The SCORE RM model is a software engineering model that proposes a structured approach to help organizations in assessing feasibility and cost effectiveness of reusing and modernizing existing software systems. The model is based on 3 phases. अच्छा, ये एक री-इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल है जो कि ना सिर्फ री-इंजीनियर करता है बल्कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, कीमत के हवाले से अफादियत और उसकी फीजिबिलिटी कि क्या ये फ़ायदेमंद होगा इसको री इंजीनियर करना या नहीं, इसको भी जज करता है। तो सोर्स कोड री इंजीनियरिंग मॉडल या स्कोर री इंजीनियरिंग मॉडल की 3 मेन फेजेज़ हैं। स्कोर फेज़, इस फेज़ में आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर, ऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कहाँ किस हद तक हम इस पर डिपेंडेंट है, इसको स्टडी करता है। आप इसमें स्टडी करते हैं, आप इसमें जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं कि इसकी री इंजीनियर करने से क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या रिस्क है, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। रीस्ट्रक्चर फेज़ बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल्ट्रेशन फेज़ है हमारा, जिसमें आप रीडिज़ाइन करते हो सॉफ्टवेयर सिस्टम को ताकि उसकी मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो। और किस तरह करते हो प्रिंसिपल ऑफ ऑल्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट, कोड रीफैक्टरिंग करके, री इंजीनियरिंग या री आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके, ठीक है। फिर री इंजीनियर करते हैं, मींस अब आप हकीकी मायनों में चेंजेस कर रहे हैं। इन दिस फेज रीस्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ री इम्प्लीमेंटेड, मतलब री कोडेड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है जी। तो जो हमारा री इंजीनियर सिस्टम होगा वो इन्हांस्ड होगा इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, बेहतर फंक्शन करेगा, काम करामद होगा मज़ीद और आसानी से इस्तेमाल होने के काबिल होगा, इस्तेमाल करना उसको आसान होगा, सही है। तो ये बेसिकली ये स्कोर रेफरेंस इंजीनियरिंग मॉडल्स अकेले भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये बेसिकली वैसे अमूमन 7 इम्प्लीमेंट होता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग मॉडल्स के। इसमें और बाकियों में फ़र्क क्या है कि ये ज़रा डॉक्यूमेंट इंटेंसिव है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें एडहेरेंस टू योर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स और उनको जो है मेजर आप इसके ऊपर उनको मेजर करने पे भी फोकस है, जिस तरह ये आपको मेट्रिकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो ये है। तो इस फ्रेमवर्क के 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोजिटरी डेटाबेस एंड मेट्रिकेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें आपके पास वो तमाम मैट्रिक्स होते हैं जो कि एक एक कंपोनेंट को और एज अ होल सिस्टम की अफादियत को और उसकी कितना बेहतर हुआ है इसको जज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट केसेस भी एक मेट्रिकेशन है, एक मेट्रिक है जो आपको बताएगा कि कितने आपके टेस्ट केसेस चलें तो इसकी सिस्टम की अफादियत क्या है और ये कितना बेहतर सिस्टम आपका काम हुआ कर रहा है और डेवलप हुआ है। सो बेसिकली
द फंक्शन एलिमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 लेयर्स। ये फंक्शन एलिमेंट 8 लेयर्स में डिवाइडेड है। ये इसकी पिक्चर है स्कोर रेफरेंस मॉडल की। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप यू गॉट ओरिजिनल सोर्स कोड, एंड यहाँ से नीचे से सोर्स कोड, यहाँ से सोर्स कोड ट्रांसफॉर्म हुआ निकलेगा। लेफ़्ट पे मेट्रिकेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, और ये आपकी पीछे रिपोजिटरी डेटाबेस है। ठीक है, तो ये कॉजेशन से लेके इनकैप्सुलेशन तक, पहले आप कॉजेशन से इनकैप्सुलेशन तक जाएंगे, और ये आपकी क्या है बेसिकली, ये आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग है, जिसमें आप कॉज देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन पे स्टडी करते हैं, और आप इंटरप्रिटेशन देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसको करते हैं, इनकैप्सुलेशन उसकी प्लान करते हैं, एंड देन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का फेज़ आता है, जो कि क्या है, रीजनरेशन, जिसमें आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं, एंड सर्टिफिकेशन मतलब आप चेक करते हैं कि आपके जो मैट्रिक्स थे वो तमाम मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट है वो री-इंजीनियर्ड सिस्टम का वो इस काबिल है भी कि उसको इस्तेमाल किया जाए, और कितना बेहतर आपने री-इंजीनियर किया। तो ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन होगी री-इंजीनियर सिस्टम की कि ये हाँ बेहतर सिस्टम री-इंजीनियर हो गया और अब इस पर इसको यूज़ करने के काबिल है ये। ठीक है, ये टर्म्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इनकैप्सुलेशन ऊप में भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट वैसे भी हमें है कि कोड को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रोसीजरल था तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे कर दिया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपके पास कोड की नॉर्मलाइजेशन भी आ जाती है, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन होती है, डेटाबेस लेवल की नॉर्मलाइजेशन भी आ जाती है। इंटरप्रिटेशन, कोड को आपने इजी टू कॉम्प्रिहेंड कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन, आपने कोड के अंदर इंटरफेसिंग कर दी है, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंप्लीमेंट कर दी हैं। और एब्स्ट्रैक्शन में आप ये भी देखते हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहले कोड को स्टडी करना है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में आपने इंटरप्रेट करना है, नॉर्मलाइज करना है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है, उनकी इनकैप्सुलेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट करनी है। और कॉजेशन में आप उसका रूट कॉज भी देखोगे कि ये हमें लेगेसी सिस्टम की बैक देन ज़रूरत क्या थी, और अब क्या इसकी ज़रूरियात में, हमें सिस्टम की ज़रूरियात में क्या फ़र्क आया है जो हम री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जिसके बाद आप री इंजीनियर करते हो और सर्टिफिकेशन करते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो अपने री इंजीनियर्ड सिस्टम के ऊपर। द 8 लेयर्स प्रोवाइड अ डिटेल अप्रोच टू, जिस तरह मैंने बताया ये जो 8 लेयर्स हैं, ये 8 लेयर्स यही सब काम कर रही होंगी। इसके थ्रू आपको सिस्टम भी समझ आ रहा होगा, और आप सिस्टम में चेंजेस को प्रपोज भी कर रहे होंगे कि क्या चेंजेस बेहतर किए जा सकते हैं और करने चाहिए। जिस तरह मैंने बताया, फर्स्ट 6 लेयर्स रिवर्स इंजीनियरिंग की हैं, बाकी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की हैं। सही, तो इम्प्रूवमेंट्स इन द सॉफ्टवेयर एज अ रिज़ल्ट ऑफ री इंजीनियरिंग इज़ क्वान्टिफाइड बाय मीन्स ऑफ मेट्रिकेशन एलिमेंट। आप इम्प्रूवमेंट कितनी बेहतर हुई है, बेहतरी की पैमाइश किस तरह करते हैं, मेट्रिकेशन से, जो आपका मैट्रिक्स होता है हर चीज़ का, कि कितनी बेहतर ये चीज़ किया आपने। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, आपका परसेंटेज ऑफ पास टेस्ट केसेस भी हो सकता है। अगर वो अबव 95, 97, 98% आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि येस आपने सिस्टम बेहतर कर लिया इन टर्म्स ऑफ टेस्ट केसेस, ये आपको बता रहे हैं पास्ड टेस्ट केसेस। The metrication element is described in terms of relevant software metrics before executing a layer and after executing the same layer. सेम लेयर सेम कंपोनेंट पे है, आप उससे पहले और उसके बाद दोनों के ऊपर ये मेट्रिकेशन आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि पहले री इंजीनियरिंग से पहले और री इंजीनियरिंग के बाद का जो फ़र्क है सिस्टम का और टेस्ट केसेस के रिज़ल्ट का, वो आपको पता चल जाए। रिपोजिटरी डेटाबेस क्या है भाई? रिपोजिटरी डेटाबेस आपका तमाम सिस्टम की चीज़ों का डेटाबेस है। कंफ्यूज मत होइएगा, रिपोजिटरी डेटाबेस सिर्फ डेटाबेस नहीं है, इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर द इंटायर री इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसमें आपके पास मेट्रिकेशन भी आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी, बोथ द ओल्ड एंड न्यू सोर्स कोड, और उसके वर्जन्स भी आ जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे सिस्टम की अगर चाहें तो हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे नहीं बल्कि लाजमी सी बात है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी चेंजेस को रिफ़्लेक्ट करेंगे। और होना भी यही चाहिए कि जब भी आप सिस्टम को छेड़ें तो जो छेड़खानी कर रहे हैं आप उस छेड़खानी को अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर मेंशन करें। सही है। अच्छा जी, ये फिगर एक नोमेनक्लेचर बताती है आपको कि अगर आप लेयर्स के ऊपर हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, लेयर्स के ऊपर है, ठीक है,
तो आप किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं कि इस लेयर पे क्या है, मैं इस लेयर पे हूँ, और इंटरकनेक्टिवनेस जो है वो शो करने के लिए या बताने के लिए आप इस नोटेशन को यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं इंटरफेसेस आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। द इंटरफेसेस अमंग द एलिमेंट्स आर शोन इन द फिगर। और ये आपके इंटरफेसेस हैं कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपका इस फंक्शन से, अगर ये n लेयर के ऊपर है तो ये n-1 लेयर है ऊपर वाली, और नीचे वाली n+ लेयर है। इस हर फंक्शन का प्रॉपर जो आपकी कोड बुक होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसका मेट्रिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन मेंशन होता है। तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं इस वक्त इस लेयर के इस फंक्शन के ऊपर हूँ, n लेयर है मेरी ये, और इसके इस फंक्शन पे हूँ। इस फंक्शन में मुझे जब भी हेल्प चाहिए होगी, पढ़ना होगा, तो मैं उसकी मेट्रिकेशन देखूँगा। NMF मतलब मेट्रिकेशन फंक्शन, एंड NDF मतलब डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीके से नोमेनक्लेचर है जो कि आप जिसको यूज़ करते हैं कि भाई मैं इस वक्त n लेयर मेरी ये है और इस लेयर का इस फंक्शन है, और ये फंक्शन इधर जा रहा है, इसका रिज़ल्ट तो ये n+1 के ऊपर जा रहा है। तो ये सिर्फ एक तरीके से नोमेनक्लेचर है जो कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में और वैसे आपको हेल्प करता है, ताकि आप डायरेक्टली अगर आपके पास ऑलरेडी मेंटेन हुई हुई है ओरिजिनल लेगेसी सिस्टम की कोड बुक, तो आप उसमें रेफ़र करके उसको पढ़ सकें। ये प्रॉपर एक कोड बुक होती है जिसमें स्क्रीन्स रिफ़्लेक्ट हो रही होती है कोड के ऊपर, कोड रिफ़्लेक्ट हो रहा होता है उनकी मेट्रिकेशन पे, मेट्रिकेशन रिफ़्लेक्ट हो रही होती है उनके टेस्ट केसेस और सारी चीज़ों के ऊपर। और ये अवेलेबल अमूमन होनी चाहिए री इंजीनियरिंग के वक्त। इसके बाद ये हमारा फेज़ री इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सही, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में की गई तमाम डिस्कशन आप सबको समझ आई होगी। ना समझ आई हो इन केस तो एक दो बार दोबारा स्लो करके तेज़ करके सुनिएगा, और वरना मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कमेंट्स में भी मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर कोई चीज़ स्टिल ना क्लियर आई हो तो दोबारा भी उस पर इन्हांसिव एलैबोरेटिव वीडियो बना के दी जा सकती है। सो लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इन दिस लेक्चर। आज हमने देखा आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच क्या करती है, कंपोनेंट्स को उठाती है, उन पे शॉर्ट साइकिल चलाती है री इंजीनियरिंग का, उनको लेगेसी सिस्टम के साथ जोड़ती है। इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि सिस्टम ब्रेक ना हो, लेगेसी सिस्टम का काम रुके ना, उस पर काम चलता रहे। तो लेगेसी सिस्टम के अंदर 4 किस्म के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पुराने कंपोनेंट्स जिनको हमने री इंजीनियर नहीं करना, नए कंपोनेंट्स जिनको री इंजीनियर कर चुके हैं, वो कंपोनेंट जिनको अभी हम री इंजीनियर करंटली कर रहे हैं, और वो कंपोनेंट्स जो हमने नए ऐड किए हैं। इसके 2 डिसएडवांटेज और 2 एडवांटेज थे। एवोल्यूशनरी अप्रोच देखी कि जिसमें हम एज अ यूज़ केस, एज अ फंक्शनैलिटी हमारा सॉफ्टवेयर इवॉल्व करता है, और इसके नतीजे में हमारे जो रिलेटेड फंक्शनैलिटी के कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड सब कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है हम उनको यकजहत कर दें, उनका एक कोहेसिव कंपोनेंट बना दें, ताकि मकसद हमारा क्या है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल्स में से, और कोहिजन बढ़ाना, कपलिंग को कम करना, ठीक है। उसके बाद हमने रेफरेंस मॉडल्स, अदर मॉडल्स में से हमने रेफरेंस मॉडल देखा, स्कोर RM रेफरेंस मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय कोलब्रुक, स्मिथी एंड डार्लिसन। और इसके बारे में हमने देखा कि ये इसके 3 फेजेस होते हैं, स्कोर फेज़, रीस्ट्रक्चर फेज़, री इंजीनियर फेज़। और ये इसमें हम रिस्क्स को, अपने कॉस्ट्स को, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ री इंजीनियरिंग को, इन सारी चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं। और ये रेफरेंस मॉडल आपका कन्वेंशनल री इंजीनियरिंग मॉडल्स के साथ चलता है। ये ज़रा डॉक्यूमेंटेशन इंटेंसिव है, तो वहाँ पे आप इसकी री इंजीनियरिंग अप्रोच उनमें से यूज़ करेंगे, और रेफरेंस मॉडल ये फॉलो करते हुए इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर साथ होगी, जिस तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेंशन भी है। सिमिलरली ये हमारे पास इसमें फंक्शन की लेयर्स थी, और अपने फंक्शंस को, अपने सिस्टम को इन लेयर्स के थ्रू गो थ्रू करते हुए हम स्टडी करेंगे। और इसमें फिर हमने बताया था कि मेट्रिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड बोथ द ओल्ड एंड न्यू सोर्स कोड कंप्राइज करता है रिपोजिटरी डेटाबेस, ठीक है। रिपोजिटरी डेटाबेस के अंदर मेट्रिकेशन भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, और कोड के वर्जन्स भी होते हैं। फिर हमने देखा नोमेनक्लेचर क्या होता है।
कि करंटली आप किसी फंक्शन पे होते हैं तो वो आप कहते हैं कि ये फंक्शन है, ये मेरा n लेयर है, तो मैं ये फंक्शन का आउटपुट n-1 पे जा रहा है, तो n-1 मेरी नीचे वाली लेयर है, और आ कहाँ से रहा था, n+1 से आ रहा था। हमने ये डिस्कस किया कि हर फंक्शन, हर मॉड्यूल की एक प्रॉपर कोड बुक के अंदर मेट्रिकेशन मेंशन होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये हमारा क्या था, नोमेनक्लेचर था इंटरफेस का, और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर पसंद आया हो और आपको फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि नई वीडियोस ताकि आप सबको पता चलती रहे। एंड कमेंट करिए, और आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।